हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी मीन्स आज का जो भारतीय संविधान है उसे आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी आप एग्जाम दें उसमें पॉलिटी यानी कि संविधान से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग थोड़ा सा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने का मतलब है कि सर्वप्रथम हम लोगों को संविधान सभा के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के संविधान का अगर निर्माण करना है तो संविधान का निर्माण करने से पहले उस देश को अपने संविधान का निर्माण करने से पहले अपनी संविधान सभा को गठित करना होता है। बिना संविधान सभा गठित किए किसी भी देश के संविधान को बनाया जाना अनुचित माना जाता है और वो उचित संविधान नहीं माना जाता। इस वजह से किसी भी देश को अपना संविधान बनाने से पहले सर्वप्रथम उसे अपने देश में संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। ये बिल्कुल लीगल प्रोसीजर होता है किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए। तो ये एक शब्द आया आपके सामने, संविधान सभा। संविधान से भी पहले शब्द आता है क्या? संविधान सभा। इस संविधान सभा के बारे में कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए कि शब्द भारत में पहली बार किसने दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब संविधान सभा की बात को माना होगा, या कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कब एक्सेप्ट की, मतलब इस बात की मांग की होगी सर्वप्रथम। तो इस बात को हम पूरा क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। तो संविधान सभा, जैसा कि मैंने अभी इसकी परिभाषा बताई, संविधान सभा क्या होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही किसी देश के संविधान का निर्माण हो सकता है, इसी वजह से सर्वप्रथम हमें संविधान सभा को जानना चाहिए। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है M.N. रॉय, इनका नाम जरूर आपको जानना चाहिए। मार्क्सवादी पार्टी के बहुत ही शानदार लीडर रहे हैं, मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम है। इन्होंने पहली बार 1934 में भारतीयों के संविधान के निर्माण से पहले ये सलाह दी कि भारतीयों को संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए अपने। ये बात ये भारत में रह करके नहीं बोल रहे थे, उस समय ये भारत में नहीं थे जब ये बात ये बोल रहे थे। तो M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय ने पहली बार 1934 में ये बात सर्वप्रथम कही कि भारतीयों को अपनी संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। तो संविधान सभा की बात करने वाले जो प्रथम भारतीय हैं उनका नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय यानी कि M.N. रॉय। नेक्स्ट बात देखें, अगली बात 1934 के बाद, यानी कि ये बात कब हुई है फर्स्ट टाइम? तो 1934 में हुई। नेक्स्ट डेट है 1935 की। 1935 में पहली बार कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल तरीके से संविधान सभा की मांग की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला व्यक्ति जिसने संविधान सभा के निर्माण की बात कही तो M.N. रॉय। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर से संविधान सभा के निर्माण की बात कब की गई है? तो आप कहेंगे 1935 में। लेकिन ये लोग अपनी बात को मांग रहे हैं, लेकिन कब इस समय तक 1935 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों के इस मांग को नजरअंदाज किया गया है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी इस मांग को खारिज किया है हमेशा। लेकिन 1940 का समय आता है, आप 1940 को अच्छे से समझेंगे इस बात को, क्योंकि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस द्वितीय विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, ऐसे लोग हैं, और उधर जर्मनी है, इटली है, आप इसको भी जानते हैं। एक को ध्रुवीय राष्ट्र कहते हैं, एक को मित्र राष्ट्र कहते हैं। तो जर्मनी का जो समय तानाशाह था उसका नाम था हिटलर। हिटलर ने 1939 से लेकर के 1942 ईस्वी तक, ध्यान रखना है आपको इस डेट को, 1939 से लेकर के 1942 ईस्वी तक ब्रिटेन के शहर लंदन को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की, और लंदन के ऊपर इतनी बम वर्षा की कि पूरा लंदन नष्ट होने की स्थिति में आ गया। और साथ में जो मित्र राष्ट्र के और लोग थे, वो भी धीरे धीरे ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आप लोग, यानी कि ब्रिटेन, भारत से किसी भी कीमत पे समर्थन हासिल करे, क्योंकि भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में इनका साथ देने को तैयार नहीं थे। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 18 वाला, जिसमें गांधी जी ने पूरे भारतीयों को घूम घूम करके पहले विश्व युद्ध में शामिल होने की बात कही थी, इसलिए गांधी जी को सार्जेंट कहा गया, इस बात को जानते हैं। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय अंग्रेजों के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से मना कर दिए हैं, यानी कि उनका सहयोग करने की जो स्थिति थी उसको नकार चुके हैं। तो इस वजह से अब भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे थे। तो इधर से दबाव पड़ रहा था किसका? मित्र राष्ट्रों का। किसके ऊपर पड़ रहा था? ब्रिटेन के ऊपर। इस बात को जानना है। तो 1940, अब मैंने ये बताया कि एक साल लगभग युद्ध को होने वाले थे और जर्मनी का तानाशाह पूरी तरह से हावी था ब्रिटेन के ऊपर, और इस वजह से इतने दबाव के चक्कर में उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो। क्या नाम है? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो ने इस दबाव के कारण 8 अगस्त
8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे इतिहास में हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अगस्त प्रस्ताव के नाम से। तो ये डेट क्या है? 8 अगस्त 1940। किसके द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? तो लॉर्ड लिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से फाइनली जानते हैं। ये अगस्त प्रस्ताव ही पहला ऐसा प्रस्ताव माना जाता है जिसमें पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों के संविधान सभा के निर्माण की बात की गई है। यहां पर आपको अंतर समझ में आया होगा कि पहला जो भारतीय था जिसने संविधान सभा की बात की उसका नाम है एमएन रॉय। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार जब भारतीयों के संविधान सभा के गठन की जब बात की जा रही है तो वो समय है 1940 और वो प्रस्ताव कौन सा है? अगस्त प्रस्ताव। लेकिन यहां पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो अगस्त प्रस्ताव आया है इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या बातें हैं? अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिथगो ने कहा है कि हम भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं, हम भारतीयों की संविधान सभा गठित करके देंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद, ये अपने आप में बड़ा ही विवादास्पद शब्द है। क्या? कि युद्ध की समाप्ति हो जाएगी तब हम ये संविधान सभा गठित करके देंगे, लेकिन उस जो भी हम संविधान सभा भारतीयों को गठित करके देंगे उसमें मुख्यतया शब्द और ऐड किया गया, मुख्यतया सदस्य भारतीय होंगे। क्या मतलब इस बात का? अगस्त प्रस्ताव में दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई कि पहली दो क्या तीन महत्वपूर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि पहली बात इसमें यह है कि इन्होंने पहली बार भारतीयों की संविधान सभा को गठित करने की बात को स्वीकार कर लिया अगस्त प्रस्ताव में ही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बोल रहे हैं कि हम युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों की संविधान सभा को गठित करके देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम जो संविधान सभा गठित करके देंगे उसमें मुख्यतया सदस्य भारतीय होंगे। मुख्यतया शब्द का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए 90% सदस्य भारतीय हैं तो 10% सदस्य कौन होंगे? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग होंगे। इस मुख्यतया शब्द से भारत के दो जो महान दल थे, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने पूरा विरोध किया और उसने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यानी कि कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी एक साथ मिलकर के अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किस वजह से? युद्ध की समाप्ति वर्ड को लेकर के और मुख्यतया वर्ड को लेकर के, क्योंकि इन दोनों का मानना था कि जो भी संविधान सभा गठित की जाएगी उस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो प्रत्येक सदस्य भारत के होंगे, चाहे वो मनोनीत किए गए हों चाहे वो निर्वाचित किए गए हों। इस वजह से अगस्त प्रस्ताव की बात को फाइनली खारिज कर दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। नेक्स्ट बात देखें, अब मामला आया 1942 में। ये 40 तक की बात थी, अब बात आई 1942 में, यानी कि ये प्रस्ताव खारिज हो गया। और नेक्स्ट बात आई 1942 में। अब 1942 में विंस्टन चर्चिल, नाम बहुत ही फेमस है इनका, आप जानते हैं इस बात को। विंस्टन चर्चिल वही व्यक्ति है, ये उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, और विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो विंस्टन चर्चिल ने, जो कि उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने अपने एक विशेष व्यक्ति जिसका नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्या नाम है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारत भेजा। इस क्रिप्स प्रस्ताव में यह भी बड़ी ही मजबूरी में प्रस्ताव आया है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल कभी भी भारत को स्वतंत्र अवस्था में नहीं देखना चाहता था। ये वही विंस्टन चर्चिल है जिसने इसी क्रिप्स प्रस्ताव के आसपास ये बात कही थी कि मैं महामहिम यानी कि क्राउन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया हूं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को खत्म कर दूं या नष्ट कर दूं। कितनी बड़ी बात है। क्या बोल रहा है कि मैं महामहिम या क्राउन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया हूं कि मैं भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को निस्तो नाबूद या समाप्त कर दूं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया हूं। तो इसका मतलब स्पष्ट था कि वो भारत को कभी भी स्वतंत्र करना नहीं चाह रहा था। तो विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को नेता बना करके, यानी कि इस कमीशन का अध्यक्ष बना करके क्रिप्स प्रस्ताव नाम से कहां भेजा? भारत में भेजा है। इस क्रिप्स प्रस्ताव में विंस्टन चर्चिल के ऊपर बहुत सारा दबाव आ गया। अगस्त प्रस्ताव से कहीं ज्यादा दबाव इस समय विंस्टन चर्चिल के ऊपर था। ब्रिटेन के ऊपर दबाव या इसके विंस्टन चर्चिल के ऊपर जो दबाव है वो किस प्रकार का दबाव है, इस बात को देखें। अमेरिका सीधे तौर पर बोल रहा है कि आपको किसी भी हालत में भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा। फ्रांस अलग से दबाव डाल रहा था, रसिया अलग से दबाव डाल रहा था। क्यों? क्योंकि ये बात 42 की है और मैंने जस्ट अभी बताया कि 42 तक पूरी तरह से हावी रहा है कौन? जर्मनी का तानाशाह हिटलर। इस मजबूरी में विंस्टन चर्चिल को यह प्रस्ताव भारत के लिए भेजना पड़ा। इस प्रस्ताव में भी क्या बातें थी? इस प्रस्ताव में बात यह थी कि जो मुख्यतया जो शब्द था, इस मुख्यतया शब्द को हटा दिया गया।
इस मुख्यतया शब्द को हटा दिया गया और संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के गठन की बात को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन लगा दी गई कि युद्ध की समाप्ति के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपकी संविधान सभा का निर्माण करेंगे और उस संविधान सभा में सभी सदस्य भारतीय होंगे। इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और जो इसी बात को किसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था? आप जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसमें मुख्यतया शब्द लगाया गया था, इसमें मुख्यतया शब्द को हटा दिया गया और संविधान सभा पूरी तरह से भारतीयों की होगी, इस बात को स्वीकार किया विंस्टन चर्चिल के द्वारा। और इसी में भी कहा गया कि हम ये संविधान सभा युद्ध की समाप्ति के बाद गठित करेंगे। लेकिन इसी प्रस्ताव को, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव को ही गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई है इसको। यानी कि गांधी जी और भारत के अन्य जो नेता थे उनकी नजर में अब ये बकवास चीज हो गई थी। यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव का ये जो प्रस्ताव है ये पूरी तरह से बकवास है। उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि ये जो आप प्रस्ताव लेकर के आए हैं ये पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब आप एक ऐसे बैंक का चेक ला करके हमको दे रहे हैं जो बैंक ही दिवालिया यानी कि करप्ट होने की स्थिति में है। हमें ऐसे चेक की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि अगर आपको भारतीयों का सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में चाहिए तो आपको तुरंत प्रभाव से एक उत्तरदायी शासन हस्तांतरित करना पड़ेगा भारतीयों के हाथ में और युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद आपको पूरी तरह से भारत को मुक्त करना पड़ेगा, यानी कि आजाद करना पड़ेगा। यानी कि दो कंडीशन लगाई भारतीयों के द्वारा, दो कंडीशन लगाई गई। क्या कंडीशन है? कि तुरंत प्रभाव से एक उत्तरदायी शासन भारतीयों को सौंपना पड़ेगा अभी के अभी, और दूसरा, आप स्वतंत्र, जैसे युद्ध समाप्त हो जाएगा आपको इस बात का वचन देना पड़ेगा कि आप तुरंत प्रभाव से हमको युद्ध समाप्त होते ही आजाद कर देंगे। इस बात को स्वीकार नहीं किए कौन? क्रिप्स प्रस्ताव या स्टैफोर्ड क्रिप्स और विंस्टन चर्चिल साहब। और ये अपनी बात से डिगे नहीं थे, इसलिए भारत के जो लीडर्स थे उन्होंने भी क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार फाइनली नहीं किया। इस बात को आप जानते हैं। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि क्या क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया है? तो नहीं, मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव से इनकार किया है, उसने भी अस्वीकार किया है। तो ये बात कब की आ गई? 1942 की। अब 1942 के बाद एक और मिशन आया। जब ये भी मामला फेल हो गया ब्रिटिशों का, तो उन लोगों ने 1942 के बाद, आप जानते हैं, पूरी तरह से 1945 का समय आया, समय बीता और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और उस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन की बहुत सारी आलोचना हुई ब्रिटेन के ही नागरिकों के द्वारा, और एक नया चुनाव हुआ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को लेकर के 1946 के पहले ही। और अब 1946 में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है उसका नाम क्या है? क्लीमेंट एटली। क्या नाम है? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली साहब अब इस समय 1946 के आसपास ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं और इन्होंने ही अपनी कैबिनेट के तीन प्रमुख सदस्यों को शामिल करके एक मिशन भारत में भेजा जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और ये मिशन शायद नवंबर 1946 के आसपास भारत में आया। और इस मिशन में तीन लोग जो शामिल थे उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है पैथिक लॉरेंस। और ये पैथिक लॉरेंस उस समय क्या है? भारत सचिव है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में पहली बार भारत सचिव का पद बनाया गया था। तो पैथिक लॉरेंस क्या है? तो भारत सचिव है। इनमें एक और व्यक्ति है जिसका नाम है एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम है? एवी अलेक्जेंडर। और ये एवी अलेक्जेंडर जो है वो नौसेना मंत्री है। नौसेना मंत्री बनाया गया है किसकी कैबिनेट में? क्लीमेंट एटली की कैबिनेट में। नेक्स्ट नाम आएगा आपका वही सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये वही हैं जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के भारत आए थे 1942 में। क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या है इसमें? तो ये व्यापार बोर्ड एक गठित किया गया था उस समय। तो व्यापार बोर्ड के क्या हुआ करते थे? ये अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। तो इस तरह से ये तीन लोग जो हैं ये क्लीमेंट एटली के कैबिनेट के भी सदस्य हुआ करते थे। इन तीन कैबिनेट के सदस्यों को क्लीमेंट एटली ने स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए भेजा कि भारत में जाने के बाद किसी भी कंडीशन या किसी भी शर्त के आधार पर आपको भारतीयों की संविधान सभा का निर्माण करना ही है, वो चाहे जो भी शर्त आपको वहां पर स्वीकार करनी पड़े। आपको 2 संविधान सभा बना करके देना है तो आप 2 संविधान सभा बना करके दें। एक से अगर आप संतुष्ट कर पाते हैं तो एक बना करके दें, लेकिन संविधान सभा जरूर गठित करके आना है। क्योंकि क्लेमेंट एटली ने अपनी एटली घोषणा में इस बात को घोषणा कर दी थी कि हम जून 48 तक यानी कि जून 1948 तक पूरी तरह से भारत को छोड़ करके ब्रिटेन के जो यहाँ के नागरिक हैं सब वापस कहाँ चले जाएंगे?
ब्रिटेन चले जाएंगे। ये क्लेमेंट एटली की अपनी स्पष्ट घोषणा थी। तो 1946 में एटली के द्वारा एक मिशन भेजा गया जिसे हम लोगों ने क्या कहा, कैबिनेट मिशन। क्योंकि नाम इसका कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो तीनों सदस्य थे या मेंबर थे वो क्लेमेंट एटली के कैबिनेट के मेंबर थे, इस वजह से इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। और कैबिनेट मिशन के ही आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत की संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया है, तो आप बताएंगे कि ये कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया, यानी कि अंग्रेजों ने पूरी तरह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से भारतीयों ने जो मांग रखी थी संविधान सभा के लिए वो बात एक्सेप्ट कर ली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस तरह से फरवरी मार्च 1946 के आसपास एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना है। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अगर होना है तो कुल कितने सदस्यों का चुनाव होना है, यह भी कैबिनेट मिशन ने बताया। कैबिनेट मिशन ने ही ये बात बताई है कि कुल कितने सदस्यों का चुनाव होना है संविधान सभा में, तो कुल 389 सदस्यों का चुनाव होना है। यानी कि संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर होंगे, 389 मेंबर होंगे। 389 मेंबर ही क्यों होंगे, क्योंकि उस समय जो भारत की कुल जनसंख्या थी वो जनसंख्या थी टोटल 40 करोड़। टोटल जनसंख्या कितनी थी, 40 करोड़। और इस 40 करोड़ की जनसंख्या पर टोटल मेंबर होने चाहिए 389। 389 ही क्यों, क्योंकि एक संविधान सभा का सदस्य भारत की 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको कि एक सदस्य कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 389 मेंबर कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 40 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 389 का डाटा है ये डाटा कहां से आया होगा, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। और कैबिनेट मिशन ने बताया कि एक मेंबर, यानी कि संविधान सभा का एक मेंबर कम से कम 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह से 40 करोड़ की जो जनसंख्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, तो टोटल 389 लोगों की जरूरत है। इस वजह से फरवरी 1946 के आसपास जो कुल संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ वो कितने लोग थे टोटल, तो 389। अब इस 389 की जो संख्या है इसको भी थोड़ा सा आपको डिवीजन करना होगा। इसमें भी 389 को, इस 389 का क्या मामला है जरा देखें। 389 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक है 292 प्लस इसमें रखना है 4 इक्वल हो जाएगा 296 के, ये आपको ध्यान रखना है। और एक संख्या रखनी है आपको 93। एक संख्या क्या है, 93 की संख्या है। अब ये सब चीजें कहां से आई हमारे सामने, इसको थोड़ा सा देखना है। तो 292 की जो संख्या है ये ब्रिटिश जो प्रांत है भारत में, जो ब्रिटिश भारत है, उस ब्रिटिश भारत के 292 लोगों को निर्वाचित करना पड़ेगा। यानी कि जो संविधान सभा के मेंबर हैं वो निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। ये जो 93 लोग हैं ये देसी रियासतों से आने हैं। कहां से आने हैं, देसी रियासतों से आने हैं। और किस मेथड से आने हैं, तो ये इनको मनोनीत करके लाना है। कहां पर, संविधान सभा में। यानी कि 93 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको संविधान सभा में कैसे लाना है, मनोनीत करके लाना है। क्योंकि भारत के लीडर्स ये चाहते थे कि जो इस समय देसी रियासतों के जो राजा हैं उनकी भी अपनी डिग्निटी है कि कोई वो अगर मान लीजिए संविधान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं और किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा उनको चुनाव में हरा दिया जाता है तो ये उनके लिए थोड़ी सी इंसल्ट की बात है। इस वजह से उनकी डिग्निटी का ख्याल रखते हुए उन्हें क्या किया गया है, मनोनीत किया गया है 93 लोगों को। अब ये 292 लोग कौन हैं, इन 292 लोगों को ब्रिटिश भारत के जितने भी प्रांत थे उन प्रांतों से इनका निर्वाचन होना था। ये निर्वाचित हुए हैं। अब ये 4 लोग कौन हैं, ये भी 4 सदस्य हैं। ये 4 उस समय जैसे अपने यहाँ इस समय केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते हैं, उसी समय इसी केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग क्या कहते थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत कहते थे। तो इस चीफ कमिश्नरी प्रांत में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करती थी उस समय भारत में। तो 4 चीफ कमिश्नरी कहां की थी, इसको देखना है। एक तो आपको ध्यान में रखना है दिल्ली, तो दिल्ली भी उस समय क्या था, चीफ कमिश्नरी प्रांत था। एक है कुर्ग, और ये कुर्ग है वर्तमान में कर्नाटक में, ये भी चीफ कमिश्नरी प्रांत है। अजमेर मेरवाड़ा ये भी चीफ कमिश्नरी प्रांत है। अजमेर मेरवाड़ा से राजस्थान के मुकुट बिहारी लाल भार्गव
यहां से सदस्य थे। नेक्स्ट नाम आपको याद रखना है बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में है। तो ये चार क्या है, ये चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं। तो 292 लोगों का क्या होना है, निर्वाचन होना है। 4 कैंडिडेट चीफ कमिश्नरी प्रांत से आने हैं और ये 93 लोग कहां से आने हैं, तो देसी रियासतों से आने हैं। ये पूरा विभाजन था किसका, कैबिनेट मिशन का। और इस कैबिनेट मिशन ने 389 लोगों का इलेक्शन कब कराया है, फरवरी 1946 के आसपास। अब जब ये इलेक्शन हो गया तो क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी क्या, नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। यहां पर मैंने अभी जो विभाजन बताया है वो कैबिनेट मिशन का विभाजन है। ये किसका विभाजन है, तो ये कैबिनेट मिशन का विभाजन है। अब ये चुनाव कितने लोगों पर होना है, तो 389 लोगों पर इलेक्शन होना है, चुनाव होना है 389 पर। तो इन 389 का जब चुनाव हो रहा है तो इस 389 मेंबर्स में सिर्फ कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हो रही चुनाव में। कांग्रेस पार्टी जब शामिल हुई तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी शामिल हो रही है, मुस्लिम लीग शामिल हो रही है, जो कि आप जानते हैं 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसको फाइनली बनाया गया था। तो कांग्रेस पार्टी शामिल हो रही है, मुस्लिम लीग शामिल हो रही है, और जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं अन्य लोग वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस को इस 389 सीटों में से कितनी सीट मिली है टोटल, तो आप बताएंगे 208 सीट किसको मिली है, 208 सीट मिली है किसको, कांग्रेस पार्टी को। इसमें से मुस्लिम लीग को टोटल कितनी सीट मिली है, तो मुस्लिम लीग को टोटल 73 सीट मिली है, और अन्य जो सीट हैं वो हैं कितनी, 15। अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 389। शायद ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। तो मैंने ये जो डाटा आपको अभी समझाया है नंबर्स का, वो फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों को रखने की बात कही, और उसने 389 लोगों को किस तरह से संविधान में लाना है, कैबिनेट मिशन को किस तरह से इन 389 लोगों को लाना है ये भी बतलाया है। कैसे लाना है उसको, तो उसने कहा कि ब्रिटिश प्रांतों के जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के 292 लोगों को संविधान सभा में निर्वाचित करके लाना है, 4 लोगों को चीफ कमिश्नरी प्रांतों से लाना है, तो टोटल हो गए 296। नेक्स्ट 93 ऐसे लोग हैं जो देसी रियासतों से आएंगे, लेकिन किस मेथड से आएंगे, तो मनोनीत होकर के आएंगे। यह कैबिनेट मिशन का अपना विभाजन है। अब उसने कहा कि अब फरवरी 1946 में उसने क्या कर दिया, इलेक्शन करवा दिया, किस बात के लिए, संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए। जैसे ही संविधान सभा का चुनाव हुआ 389 सीटों पर, उसमें इस तरह से लोगों ने चुनाव लड़ा, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो 389 में कितने सीट मिली उसको, तो 208 सीट। मुस्लिम लीग ने जब चुनाव लड़ा तो कितनी सीट मिली, 73, और जो निर्दलीय प्रत्याशी थी वो कितने थे, टोटल 15, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 389। इस तरह से पहली बार पूरी तरह से संविधान सभा का ये स्ट्रक्चर फाइनली बनकर के क्या हुआ, तैयार हो गया। अब संविधान सभा क्या हो गई, बन करके फाइनली तैयार हो गई। अब जब संविधान सभा बनकर के तैयार हो रही है तो इसकी मीटिंग्स भी होनी होंगी, ये भी आप जानते हैं। तो लगभग ये बात आप सबको पता होगी कि जो संविधान सभा की जो फर्स्ट मीटिंग हो रही है, जो संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हो रही है वो 9 दिसंबर 1946 को ये फर्स्ट मीटिंग हो रही है। कब हो रही है फर्स्ट मीटिंग, 9 दिसंबर 1946 को। तो इस 9 दिसंबर 1946 की जो फर्स्ट मीटिंग हुई, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। एक नाम आएगा आपके सामने, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष क्या बनाया गया है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि संविधान सभा के 389 मेंबर्स में सबसे उम्रदराज व्यक्ति या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। कब, 9 दिसंबर 1946 को। तो ये जो व्यवस्था, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही पहली बार संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, यह सम्मान दिया जाएगा। ये व्यवस्था किस संविधान से ली गई है, तो आपको बताना है कि यह व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है, फ्रांस के संविधान से व्यवस्था ली गई। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, इसमें क्या है, इसी में यह बात सामने आई कि मुस्लिम लीग ने क्या किया है, मुस्लिम लीग ने इस फर्स्ट मीटिंग का क्या किया है, बहिष्कार किया है, यानी कि बैकआउट किया है इसका। यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कर दिया गया, फर्स्ट मीटिंग का बहिष्कार कर दिया गया। और जैसे ही फर्स्ट मीटिंग का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, चर्चिल के द्वारा, यानी कि वही विंस्टन चर्चिल ने एक शानदार सेंटेंस बोला। सेंटेंस क्या है कि भारतीयों की जो संविधान सभा है, ये जो भारतीयों की संविधान सभा है, ये एक ऐसे विवाह के समान लग रही है, ये एक ऐसे विवाह के समान लग रही है जिसकी दुल्हन गायब है।
क्या गायब है? दुल्हन गायब है। दुल्हन से आशय क्या था विंस्टन चर्चिल का? तो मुस्लिम लीग से इसका आशय था। तो विवाह का मतलब क्या है कि हम लोग संविधान निर्मित करने के लिए बैठे हैं। ये एक समारोह टाइप का था, उसमें मुस्लिम लीग जैसे बैकआउट कर रही है, बहिष्कार कर रही है, इसका मतलब दुल्हन गायब हो रही है। ऐसा कौन बता रहा है? विंस्टन चर्चिल। लेकिन आप जानते हैं कि बिना मुस्लिम लीग के भी हम लोगों ने अपने देश का संविधान बनाया। तो चर्चिल का ये सेंटेंस अपने आप में थोड़ा ध्यान रखने वाला है कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार के फलस्वरूप इनका ये सामने सेंटेंस आया है। इस बात को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। इस फर्स्ट मीटिंग में कुछ और नंबर्स हैं, आपको जानना चाहिए कि कुल 9 पहले इस बात को छोड़ देते हैं, कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया है। कुल 211 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया है। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि चुनाव तो हुआ है 389 पर। चुनाव कितने पे हुआ? 389 पर। फिर सदस्य पार्टिसिपेट 211 ही कैसे कर रहे हैं? इस बात को भी आपको जानना चाहिए। कैसे? तो 389 में से 208 जो सदस्य कांग्रेस के हैं, वो कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो पूरी तरह से कांग्रेस के नहीं हैं, उनकी सहायता से या उनके सहयोग से चुनाव जीत करके संविधान सभा में आए हैं। तो उन लोगों ने भी इस फर्स्ट मीटिंग का बैकआउट कर दिया, यानी कि बहिष्कार कर दिया। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, इन सदस्यों ने भी तो बहिष्कार कर दिया। मैंने जस्ट बताया कि मुस्लिम लीग ने पूरा बहिष्कार कर दिया। तो अब ये 73 सदस्य भी समाप्त हो जाएंगे, यानी कि नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि 93 देशी रियासतों से जो मनोनीत होकर के लोग आने वाले थे, इन देशी रियासतों का अभी तक फैसला ही नहीं हो पाया था। और राजा समझ ही नहीं पा रहे थे, या रियासत समझ ही नहीं पा रही थी कि उसको भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। जब रियासत ये समझ नहीं पा रही है कि उसको कहां जाना है, भारत में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, तो किस बिहाफ पर भारत की संविधान सभा बनाने के लिए आती, या उनके सदस्य कैसे आते? इस वजह से 93 देशी रियासतों के जो लोग आने थे मनोनीत होकर के इस संविधान सभा में, वो बहुतायत संख्या में ये लोग भी शामिल नहीं हुए इस मीटिंग में, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में। इस वजह से संख्या कितनी रह गई टोटल? इस वजह से संख्या रहेगी टोटल 211। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात, इसमें कुल 9 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। कुल कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है? तो 9 महिलाओं ने शामिल किया है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान सभा की टोटल 12 मीटिंग हुई है। टोटल कितनी मीटिंग हुई? 12। और इन 12 मीटिंग में टोटल महिलाओं ने जो पार्टिसिपेट किया है वो 15 महिलाएं हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में जितनी महिलाएं शामिल हैं उनका नंबर है 9। यानी कि फर्स्ट मीटिंग में शामिल होने वाले महिलाओं के जो नंबर्स हैं वो है 9, और टोटल संविधान सभा में जो मेंबर्स है, संख्या है महिलाओं की, वो कितनी है? तो 15 है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें से मैं कुछ महिलाओं के नाम आपको बता देता हूं। इनमें से एक नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, सुचेता कृपलानी जी का। ये वही सुचेता कृपलानी है जिन्होंने जेबी कृपलानी के साथ विवाह कर लिया था, और ये जेबी कृपलानी वही हैं जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, सुचेता कृपलानी। इसमें से एक नाम आपको याद रखना चाहिए हंसा मेहता का, हंसा मेहता। दूसरा नाम आपको याद रखना चाहिए सरोजनी नायडू। राजकुमारी अमृत कौर का भी शायद इसमें नाम आता है सरोजनी नायडू के बाद। एक नाम इसमें और आपको याद करना है, दक्षिणानी बेला युद्ध। क्या नाम है? दक्षिणानी बेला युद्ध। ये भी एक नाम है। दक्षिणानी बेला युद्ध कोचीन से, यानी कि केरल से आने वाली महिला है, और ये एकमात्र दलित महिला सदस्य हैं। पूरे 15 महिलाओं में एकमात्र जो दलित सदस्य हैं संविधान सभा की, उनका नाम है दक्षिणानी बेला युद्ध। नेक्स्ट, इसमें से एक नाम आपको याद करना पड़ेगा, बेगम एजाज रसूल। क्या नाम है? बेगम एजाज रसूल। ये भी नाम याद करना पड़ेगा। इन 15 सदस्य जो महिलाएं शामिल हो रही हैं, उनमें से एक मात्र मुस्लिम महिला सदस्य हैं संविधान सभा की। इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, दक्षिणानी बेला युद्ध एकमात्र दलित महिला, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जो कि संविधान सभा में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कुल कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। उनमें से कुछ महिलाओं के नाम मैंने बताया, और टोटल 12 मीटिंग में टोटल महिलाएं कितनी शामिल हुई हैं? तो 15। ये आपको फर्स्ट मीटिंग सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बात देखो, ये तो थी 9 दिसंबर 1946 की फर्स्ट मीटिंग। अब तुरंत इसके बाद अगली जो मीटिंग हो रही है, मात्र 2 दिन के बाद अगली मीटिंग हो रही है 11 दिसंबर 1946 को। सेकेंड मीटिंग हो रही है 11 दिसंबर 1946 के
क्या हो रहा है, ये यहाँ पर दूसरी मीटिंग हो रही है और इस दूसरी मीटिंग में 3 महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण काम हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से आते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी में आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, एच.सी. मुखर्जी का। एच.सी. मुखर्जी इसी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, इन्हीं के साथ में। एक नाम आपको और याद रखना पड़ेगा, बी.एन. राव का। बी.एन. राव साहब कौन है, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है इनका, बेनेगल नरसिंह राव। इन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया है। क्या बनाया गया है, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया है, संवैधानिक सलाहकार। अब बी.एन. राव को थोड़ा सा डिस्कस कर लें इस में। ये एक आईसीएस ऑफिसर थे। क्या है ये, एक आईसीएस ऑफिसर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के रूप में प्रसिद्ध है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के रूप में प्रसिद्ध है। और ये न्यायालय आप जानते हैं कहाँ है, तो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के हेग नामक स्थान पर। क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के हेग में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। कौन, बी.एन. राव साहब। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज नियुक्त होने वाले पहले जो भारतीय हैं उनका नाम है बी.एन. राव साहब। बी.एन. राव साहब ने संविधान का जो निर्माण हुआ है, जो भी सहायता या जो भी योगदान दिया है, वो निःशुल्क योगदान दिया है। कैसा योगदान है, निःशुल्क योगदान दिया है इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात इसमें और क्या है, निःशुल्क योगदान दिया। बर्मा, जिसे आप वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, बर्मा का संविधान या म्यांमार का संविधान बनाने में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किसके द्वारा, बी.एन. राव साहब के द्वारा। और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये संविधान सभा के सिर्फ संवैधानिक सलाहकार हैं, न कि सदस्य हैं। ये सदस्य नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट बात देखें, इसी में अगली जो डेट है, अगली डेट आएगी आपके सामने 13 दिसंबर 1946 की। क्या डेट है, 13 दिसंबर 1946। ये 13 दिसंबर 1946 की डेट में क्या बातें हैं, इस तारीख में है बात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बाद में बनेंगे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। क्या पारित किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनेगा। यानी कि जो आपको वर्तमान में भारतीय संविधान का प्रियम्बल या प्रस्तावना दिखाई देता है ना, उसका बहुत हद तक 80% बातें किसमें थी, उद्देश्य प्रस्ताव में थी। और उसी बातों को एज इट इज प्रस्तावना या प्रियम्बल में शामिल कर लिया गया है। और ये कब प्रस्तुत किया गया है, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन यमार जयकर जैसे लोग थे, इन लोगों के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध कर दिया गया। विरोध करने का कारण क्या है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है। यानी कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग का कोई पार्टीशन है ही नहीं, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इस वजह से जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा का हिस्सा नहीं बन जाती है, तब तक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करना चाहिए। इतना विरोध क्यों है उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव ये बता रहा है या ये बताता है कि भारत का संविधान कैसा होगा और भारत का संविधान कैसा होगा, और उद्देश्य प्रस्ताव ये भी बताएगा कि भारत क्या है और कैसा है। ये सारी बातें किसमें लिखी हुई थी, उद्देश्य प्रस्ताव में। इस वजह से एम.आर. जयकर जैसे लोगों के द्वारा क्या किया गया है, विरोध किया गया है उद्देश्य प्रस्ताव का। नेक्स्ट बात देखें, लेकिन इन लोगों को बाद में समझ में आ गया, 22 जनवरी 1947 को इनको ये बात समझ में आ गई। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इन लोगों ने विरोध किया था, इन्हीं लोगों ने अपनी सहमति से इस प्रस्ताव को क्या कर लिया, पारित कर दिया गया। यानी कि प्रस्ताव क्या हो गया, फाइनली पारित हो गया। 22 जनवरी 1947 के बाद उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, फाइनली पारित हो गया। यहां पर इस तरह से क्या हुआ, पूरा प्रस्ताव फाइनली पारित हो गया। अब संविधान सभा जो थी पूरी तरह से व्यवस्थित और गठित की जा चुकी है। और जैसे ही संविधान सभा पूरी गठित हो गई और संविधान सभा की पूरी रचना कंप्लीट होने के तुरंत बाद जे.बी. कृपलानी, जिनका विवाह सुचेता कृपलानी के साथ हुआ, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी संविधान सभा को पहली बार संबोधित किया है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान सभा को सर्वप्रथम संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो जे.बी. कृपलानी, जीवट राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये पूरी तरह से इतने टाइम पीरियड में क्या हुई, संविधान सभा लगभग बन करके फाइनली तैयार हो गई। अब यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि संविधान सभा अपने कुछ समय के बाद
अपने कुछ समय के बाद वो सिर्फ संविधान सभा के रूप में काम नहीं कर रही है, वो एक विधायिका के रूप में भी काम कर रही है। विधायिका के रूप में काम करने का मतलब है कि वो कानून भी बना रही है और लागू भी करवा रही है। कैसे? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब जो संविधान सभा काम करेगी वो 2 शिफ्ट में काम करेगी। किस शिफ्ट में? 2 शिफ्ट में काम करेगी। कैसे? मान लीजिए सुबह के 10 बजे से 1 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई और उसमें संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया, और 1 बजे के बाद जब लंच कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो सेशन स्टार्ट हुई, यानी कि जब दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होगी तो उस समय संविधान सभा के रूप में काम ना करके विधायिका के रूप में काम करेगी, यानी कि कानून का पालन करवाएगी जो कानून बन रहा है। तो समझे इस बात को थोड़ा। तो संविधान सभा 2 रूपों में काम कर रही है। तो संविधान सभा 2 रूपों में काम कर रही है। कैसे? तो एक बार संविधान सभा जब एज ए संविधान सभा काम करेगी, जब संविधान सभा की तरह काम करेगी, तब उस संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरी शिफ्ट में जब यही संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करेगी, किसके रूप में? विधायिका के रूप में काम करेगी, तब इसी के अध्यक्ष हो जाएंगे जीबी मावलंकर। क्या नाम हो जाएगा? जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर साहब ही लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी माने जाते हैं। कंफर्म है क्या इस बात को लेकर के? तो विधायिका आंसर करना इसका। तो मैंने क्या बताया, संविधान सभा जब एज ए संविधान सभा काम कर रही है तब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन सेकंड मीटिंग, उसी दूसरी शिफ्ट में जब संविधान सभा विधायिका के तौर पर काम कर रही है, तब उसके जो अध्यक्ष हुआ करते हैं उनका नाम है जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। आंसर आपको करना है क्या ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं? तो ये भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया ये संविधान की रचना और संविधान सभा अब किस तरह से काम कर रही है, ये दोनों बातें आपने फाइनली देख ली। संविधान सभा की जब रचना कंप्लीट हो गई तो उस पर अपनी अपनी अलग अलग मुद्दों को लेकर के अपनी अलग अलग बहस हुई, और अलग अलग बहस में अलग अलग कमेटियां बनाई गई। आपने बहुत सारी कमेटियों के नाम सुने हैं, उनमें से एकमात्र कमेटी जिसको आपको ध्यान रखना है, उस कमेटी का नाम क्या है? इस समय प्रारूप समिति। क्या नाम है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति आप ना जानते हो ऐसा संभव ही नहीं है। प्रारूप समिति ही इसको कहते हैं। इसी को हम लोग पांडु लेखन समिति भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पांडु लेखन समिति। अब इस बात को आपने कभी विचार किया कि प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति क्यों कहा गया? आपने पांडुलेखन को थोड़ा सा समझना है पांडुलिपि के माध्यम से। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो चीज हाथों से लिखी गई हो उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। आपको पता है ना, संविधान का जो लेखन हुआ है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिपिबद्ध किया है, इसलिए और ये पूरा काम किस तरह से हुआ है? तो प्रारूप समिति के माध्यम से हुआ है। इसी वजह से इसे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडु लेखन समिति के नाम से भी जानते हैं। और इस पांडु लेखन समिति को के जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहां पर ध्यान में रखना है इस बात का कि ये जो प्रारूप समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यहां इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, बीएन राव का योगदान। बीएन राव का योगदान। बीएन राव ने भारतीय संविधान का पूरा खाका खींच करके तैयार कर दिया था, यानी कि पूरा का पूरा प्रारूप बना करके रख दिया था। उसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन कमेटी। और उसी प्रारूप समिति पर विचार करना है किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यानी कि बहुत हद तक काम कर चुके हैं प्रारूप समिति का कौन? बीएन राव साहब, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव साहब। तो यहां थोड़ा सा डिस्कस कर लें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि संविधान में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इन्हें आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आधुनिक मनु के नाम से, क्योंकि मनुस्मृति जानते हैं हिंदुओं की लॉ है, यानी कि किताब मानी जाती है, धार्मिक किताब या कानून माना जाता है, और कानून का निर्माण ये भी कर रहे थे। इस वजह से इन्हें क्या कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है। नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कैसे आते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उन 292 लोगों में शामिल हैं जिनका इलेक्शन यानी कि निर्वाचन हो रहा है। तो ये पहली बार जो चुनाव लड़े थे वो बॉम्बे से चुनाव लड़े। कहां से? बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। ये अपने आप में बहुत विवादास्पद बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में लगभग जितने चुनाव लड़े वो सारे चुनाव हार गए। इतनी ख्याति प्राप्त हस्ती सारे चुनाव लड़ रही है और सारे चुनाव हार रही है।
फिर कैसे संविधान सभा में आ रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बॉम्बे में अपनी मर्जी से और बिना किसी का सहयोग लिए चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। अब क्या हुआ, अब इनको संविधान सभा में भी तो आना ही था। तो बंगाल में एक सीट है, बंगाल आपको यह समझना है जो पूर्वी वाला बंगाल है। मैंने अगर आपको समझना है 1905 का बंगाल विभाजन बताया होगा आपको, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल से लॉर्ड कर्जन ने 1905 में विभाजित कर दिया था। तो जो पूर्वी बंगाल है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्वी बंगाल में एक सीट है जिसका नाम है जयसुर कुलना। सीट का नाम है क्या, जयसुर कुलना। इसी सीट से सर्वप्रथम मुस्लिम लीग की सहायता से, अब यह भी ध्यान रखना है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो, अब यहां पर उनको सहायता कौन कर रहा है, पूरी तरह से सहायता कर रही है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की सहायता से जयसुर कुलना की सीट से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव डेफिनेटली जीतना ही था, वो तो जीते जिताए थे, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। तो जयसुर कुलना की सीट से चुनाव जीत जाते हैं और अब यहां की सीट से कहां चले आएंगे, संविधान सभा में आ जाएंगे, यानी कि संविधान सभा के सदस्य हो गए। अब यहां और एक बात ध्यान रखना है, यहां फिर से इनके साथ एक इशू क्रिएट हो जाएगा। 15 अगस्त 1947, जिसे आप स्वतंत्रता कहते हैं या आजादी कहते हैं, उसे तथाकथित कहो। 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ है देश, ध्यान रखना इस बात को, डोमिनियन हुआ है, स्वतंत्र नहीं हुआ है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, क्या है, डोमिनियन है, ना कि स्वतंत्र है। तो फिर क्यों मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम लोग। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत का 2 टुकड़े में विभाजन हो गया, यानी कि भौगोलिक विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। और जैसे ही भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया, तो ये जयसुर कुलना वाली जो सीट थी, ये अब पूर्वी बंगाल न होकर के क्या हो गई, पूर्वी पाकिस्तान हो गई। क्या हो गई, पूर्वी पाकिस्तान। अब जब ये पूर्वी पाकिस्तान हो गई, तो ये सीट कहां चली गई, पूर्वी पाकिस्तान में। संविधान सभा के सदस्य ये भारत से थे या पूर्वी पाकिस्तान से थे, तो भारत के सदस्य। इस वजह से जैसे ही ये सीट गई, तुरंत प्रभाव से संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए, यानी कि सदस्यता इनको छोड़ देनी पड़ी। अब यहां पर बड़ी समस्या आ गई। अब यहां जब समस्या आई, इस गंभीर समस्या को हल करने का जिम्मा उठाया संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव साहब ने। बी.एन. राव साहब ने इस गंभीर समस्या को समझते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय अस्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे जाकर के कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा देखो कि उनकी सीट तो जा चुकी है, हम संविधान बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो संविधान तो हम जो बनाना चाह रहे हैं वो बन जाएगा, नो डाउट, लेकिन जैसा संविधान बनाना चाह रहे हैं उस तरह का संविधान कभी नहीं बनेगा अगर संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते हैं। तो इस गंभीर भरी बातों को बी.एन. राव साहब ने राजेंद्र प्रसाद जी से कही और राजेंद्र प्रसाद जी इस गंभीरता को समझ गए। उन्होंने कहा आप उचित कह रहे हैं। इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री, आज जिसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं, उसे उस समय 1937 के चुनाव के बाद, आप जानते हैं कि भारत में 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए हैं, तो उस समय जो प्रांतीय चुनाव होते थे उसका जो चीफ बनाया जाता था उसे हम प्रधानमंत्री कहते थे, ना कि मुख्यमंत्री। ठीक, तो बंबई के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, आज के मुख्यमंत्री कहेंगे, उस समय के प्रधानमंत्री कहेंगे। तो बंबई के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था बी.जी. खेर। क्या नाम है, बी.जी. खेर से कांटेक्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से बंबई की एक सीट खाली कराइए, हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कराना है, इलेक्शन करवाना है, यानी कि चुनाव लड़वाना है। तुरंत प्रभाव से बी.जी. खेर भी इस बात को समझे और उन्होंने एम.आर. जयकर, क्या नाम है, एम.आर. जयकर से सीट खाली करने के लिए कहा। एम.आर. जयकर देखो कितने शानदार नेता थे वो लोग, कि एम.आर. जयकर इस बात को जानते थे कि इलेक्शन किसका होना है, पता था उनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होना है। वो इस बात को जानते थे कि अंबेडकर का संविधान सभा में होना कितना जरूरी है और मेरा होना कितना जरूरी है, वो इस बात को जानते थे। इस वजह से बिना किसी संकोच के एम.आर. जयकर साहब ने अपनी सीट छोड़ा है उन्होंने। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़ाया गया और यहां की सीट से, यानी कि बंबई की सीट से वो कहां पर आए हैं, तो संविधान सभा का सदस्य कहां से बन गए। अब आपको डिसाइड करना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य किस सीट से बने हैं, बंबई की या जयसुर कुलना वाली, ये आपको कंफर्म करना है। तो ये बात कंफर्म हो गई होगी आपको कि किस तरह से इनको चुनाव लड़ाया गया। ठीक, एक बात इसमें सो और आप लोग जान लें, इसी संदर्भ में फाइनली सारा कुछ हुआ, आपने जो डेटा देखा, तो कुछ और डाटा इसमें देख लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक किताब लिखी है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये किताब लगभग पाकिस्तान के निर्मित होने से पहले ही विचार कर लिया था। सोचने वाली बात है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे कि उन्होंने विभाजन होने से पहले ही पाकिस्तान पर विचार करना स्टार्ट कर दिया था। ये एक शानदार
और भविष्य दृष्टा जैसे महान व्यक्तियों की निशानी होती है, और थाट सन पाकिस्तान ये इसका प्रबल प्रमाण है। नेक्स्ट इन्होंने और एक किताब लिखी है, हिंदू धर्म की पहेलियां। क्या लिखा है? हिंदू धर्म की पहेलियां। ये इनकी 2 शानदार किताबें हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। ठीक, एक लास्ट बात इसमें और आपको ऐड कर लें, के.बी. रावत। क्या नाम है? के.बी. रावत साहब ने, के.बी. रावत साहब ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा है। क्या कहा है? जनक प्लस जननी दोनों कहा है। तो आज का सेशन हम लोग अंबेडकर साहब पर ही रोकते हैं, और अगली क्लास में संविधान सभा भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, इस बात को आप जानते हैं। अगली जो क्लास होगी इसके जस्ट आगे बाद मतलब आगे का सेशन स्टार्ट होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग डेफिनेटली हमको सूचित करें, तो उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। अगर आपको ना ठीक लगे तो भी आप बताएं, कोई इशू की बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दूसरे किसी व्यक्ति के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ कंसल्ट कराएंगे इसको, जो आपको ठीक लगे आप लोग मैसेज कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।